अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार इकराम होती साहब। होती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके साथ ही साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तजियाकार सोहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपका भी शुक्रिया। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम खबरें लेंगे। सबसे पहली जो आज की खबर है, अपने प्रोग्राम में बारहा कई महीनों तक हम इस बात का खदशा जाहिर करते रहे, ये रिपोर्ट्स, ये आदाद शुमार आवाम के सामने रखते रहे कि मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं, और अब कुछ ऐसी ही बातें एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से की गई हैं। होती साहब, क्या कहना है इस रिपोर्ट में ABD का? जी, ये ADB की रिपोर्ट ये कह रही है कि आपकी तरक्की कम, महंगाई ज़्यादा। आपके जो महसूलात हैं वो अब कम हो जाएंगे क्योंकि तरक्की कम है ना। और अगर महसूलात अगर आपने करप्शन के ज़रिए या फ्रॉड से ज़्यादा किए तो वो पकड़े जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं, यानी कि तरसीलात, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी के जो ख़जाना है वो नीचे है। यानी पहला ये कि आपके महसूलात नीचे जाएंगे, आपके फॉरेन करेंसी के जो डिपॉजिट्स हैं, ख़जाना है, वो नीचे जाएगा। फिर आपकी जो GDP ग्रोथ है वो इनकी वजह से मज़ीद नीचे जाएगी। और ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि आपकी GDP ग्रोथ जो है इस साल ये 6% नहीं होगी, ये 4.8% होगी। यानी 1.2% पहले ही कम होगी और उसके ऊपर ये 3 चीज़ें डाउन होंगी। फिर उन्होंने कहा है कि आपकी जो महंगाई की जो शरह है, आप बताते थे कि ये 4.7% है और बड़ी मुश्किल से ही माने थे, पहले आप 3% से आगे नहीं जा रहे थे। आप कह रहे थे कि 4.7% होगी, नहीं, ये होना शुरू हो चुकी है 6%। फिर आपके जो इन्फ्लेशन जो अप है, इंपोर्ट्स जो आपकी डाउन हैं, आपका जो मार्कअप हाई है आपके कर्ज़ों के लिए, यानी कि आप कर्ज़े लेते हैं उनके लिए सूद बढ़ गया है, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, तो आप पे प्रेशर, डिमांड बहुत ज़्यादा आ गया। आप पे फॉरेन करेंसी का प्रेशर आ गया कि आपके पास नहीं है, इंपोर्ट्स आपने करनी है, फॉरेन करेंसी फिर आप कहाँ से लेंगे? आपके कर्जे जो हैं उन पे सूद बढ़ गया, तो आप सूद वापस करने के लिए पैसे कहाँ से लेंगे? फॉरेन करेंसी। तो जब आप बैंकों में जाएंगे, अदारों में जाएंगे बैन अक़वामी, तो वहाँ पे सूद बढ़ा हुआ होगा, तो आप वो भी नहीं ले सकते, तो आप फंस चुके हैं। इस फंसी हुई सूरत हाल में बैंक कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई तरक्याती बैंक, वो कहता है कि आप अपने लिए अब वो इंतज़ाम करें जो मरीज़ बहुत क्रिटिकल हालत में करता है। यानी कि मरीज़ की हालत जब बहुत बिगड़ जाती है तो ख़ास किस्म के टीके देते हैं उसको। आप ये करें कि सिर्फ एक चीज़ पे तवज्जो रखें, अब आपने कर्जे और डॉलर कैसे इंतज़ाम करना है, कहाँ से करना है, ये उनको तजवीज़ दी। ठीक है। और बहुत ही सब अब एस्प्रिन या छोटी गोली से काम नहीं चलेगा, बड़ी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट। शहबाज राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इतने मनफी इशारियों की वजह क्या है राना साहब? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पिछले जो 5 साल में पाकिस्तान में जो तरक्की हो रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी जो बुनियादी वजह थी, हमने जो कंजम्पशन का हमारा एक मॉडल था, हम जो एक खर्चा करके इकोनॉमी में जो ग्रोथ आ रही थी, बजाय कि वो सेविंग से वो फाइनेंस होती, तो जिसकी वजह से बजट डेफिसिट फाइनेंस ये ग्रोथ थी। और पाकिस्तान का मसाइल ये कि जैसे ही आप 5% से ऊपर आपकी शरह तरक्की की वो जाती है, तो आपको कई किस्म के मसाइल सामना करना पड़ते हैं। उसमें सबसे बड़ा मसला आपके पास ये हो जाता है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो आपकी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं उसको वो थ्रेटन करना शुरू कर देता है। अब यही यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक की प्रोजेक्शन आपके सामने आ गई है। ADB कह रहा है कि आपका जो इस साल जो खत्म होगा उसमें जो आपकी तरक्की की शरह है वो 4.8% है, हो सकती है। और इसकी जबकि इसके मुकाबले में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 6.5% तक बढ़ सकती है। ये वो पीरियड था, आपको याद होगा, ये आज से 5 साल पहले का पीरियड था जब पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा होती थी और तरक्की की जो शरह थी वो कम होती थी। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि आपको जितनी नौकरियां मार्केट में पैदा करनी होती है लोगों को नई जॉब्स देने के लिए, वो आपकी इकोनॉमी को नौकरियां पैदा नहीं कर सकती। दूसरा मसला ये होता है कि जो लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, उनके जो खालिस्तान जो आमदन उनके पास बचती है अपने खर्चे के लिए, एक तो टैक्सेस आपके बढ़ जाती है, उसमें कमी हो जाती है, और दूसरा महंगाई की वजह से भी टैक्स, महंगाई एक सेल्फ टैक्स है,
तो इन सारी वजूहत की वजह से लोगों की जो आमदन है उसमें कमी हो जाती है। राणा साहब, इसको जरा और आसान कर लेते हैं, अगर आप इजाजत दें इसको और आसान कर लेते हैं। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, और मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले तो आप ही ने पढ़ी होगी क्योंकि बाद में मैंने पढ़ी है, उसमें से सबसे सामने चीज़ छलक के आती है वो ये है कि जब वो कहता है बैंक पाकिस्तान से कि जब आपकी तरक्की की रफ्तार कम थी तो आपने अपने खर्चात क्यों बढ़ाए और आपने फ्रॉड के जरिए महसूलात क्यों बढ़ाई और उसकी वजह से महंगाई क्यों पैदा की और दरामदाद क्यों बढ़ाई। तो ये चीज़ें किस तरह कंट्रोल होंगी? देखिए, इसका अब इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने जो सप्लीमेंट्री बजट है उसका भी एक अहाता करने की कोशिश की है। जो मेरी रीडिंग है इस रिपोर्ट की, उससे मुझे ये लग रहा है कि जो एडीबी है वो इस चीज से खुश नहीं है जो मिनी बजट आया, क्योंकि यहाँ पे मिनी बजट में जो टैक्सेस हैं वो उन्हीं लोगों के ऊपर बढ़ाए गए हैं, या तो वो पहले डायरेक्ट टैक्स दे रहे थे या फिर इनडायरेक्ट टैक्स में आपकी महंगाई बढ़ेगी। उन्होंने कहा है, एडीबी का भी इसकी तरफ इशारा है कि आपको जो अपने टैक्स बेस है उसको बढ़ाना है। दिस इज द ओनली वे कि आप जो बोझ है टैक्सों का वो उसको डिवाइड कर सकते हैं और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ सकती है। अब प्रॉब्लम ये होता रहा हिस्टोरिकली कि हमने पिछले 5 साल में ये किया कि वही जो लोग जो 7-8 लाख लोग हैं जो आपके टैक्स पे करते हैं नेट, वैसे तो आपके रिटर्न फाइलर 12-13 लाख है, उसमें कुछ 6 लाख लोग ऐसे हैं जो 0 टैक्स अपना डिक्लेयर करते हैं या फाइल करते हैं। बाकी जो एक्चुअल टैक्स पे कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस वो तो 6-7 लाख लोग हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आपने विद होल्डिंग टैक्स दबा के बढ़ाए पिछली हुकूमत ने 5 साल में, जिसका नुकसान ये हुआ कि एफडीआर जो है वो इस पर बिल्कुल एक रिलैक्सिंग मोड में चला गया है। जो सारी टैक्स कलेक्शन हो रही है पाकिस्तान में उसका 93%, आई रिपीट 93% उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली जो है वो कलेक्ट हो रहा है। तो वो जो 20,000 की एफडीआर की मशीनरी है वो सिर्फ 7% टैक्स इकट्ठा कर रही है। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इस पर जो बुनियादी काम जिसकी तरफ एडीबी ने भी इशारा किया है कि आपका जो एक बिजनेस एज यूजुअल है, आपने इससे अपने आप को ऊपर उठा के आगे की तरफ चलना है, आपको मुश्किल फैसले करने हैं। मुश्किल फैसलों का मतलब, अच्छा राना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस असद उमर साहब हमेशा ये दावा भी करते रहे और उन्होंने हमें ये उम्मीद दिलाई थी कि वो मुल्क की मौशियत की सिमत तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, वो इस मौशियत का पहिया बिल्कुल बेहतरी की जानिब गामजन करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अब जिन खतरात की निशानदेही की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, क्या असद उमर साहब ने जो मिनी बजट तैयार किया है और जो अब तक गुज़श्ता 1 से 1 माह के दौरान जो उनकी पॉलिसी सामने आई है, क्या आप समझते हैं कि वो आने वाले 6 से 8 माह के दौरान इन खदशात से, इन खतरात से निमट सकेंगे और मुल्क की मौशियत की दुरुस्त को दुरुस्त करने में कामयाब हो पाएंगे? बड़ी साहब, इसमें मसला ये है कि अभी जो मिनी बजट हमारा सामने, उससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इनके इलेक्शन में जीत गए तो उसके बाद इनकी कोई तैयारी नहीं थी। ये जो मिनी बजट इन्होंने अनाउंस किया है ये एक स्टेटस को का बजट है, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना कि कोई नई चीज आउट ऑफ द बॉक्स ये लोग करेंगे जो मुल्क के मसाइल के हल के लिए, वो नहीं है। पिछला जो 1 माह इनका गुजरा है उसमें इनकी जो तैयारी भी है वो भी एक वही तैयारी है जो एक पहले किसी भी एक सिस्टम के अंदर एक आम जो निजाम चल रहा था उसकी होती है। जो नया पाकिस्तान है उसकी तैयारी हमें नजर नहीं आ रही। प्रॉब्लम यह है कि एफटीआर में और वजारत खजाना दोनों में वही अफसरान जो इसाक डार साहब को और मिस्टर इस्माइल साहब को एडवाइस करते थे, आज वही अफसरान जो है वो असद उमर साहब को एडवाइस करते हैं। इसके हम एक बड़ी ग्लेयरिंग एग्जांपल कल देखी जब सेनेट स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की मीटिंग थी, जब आज से 4 माह पहले एक जो बजट दिया था पीएमएलएन में, उस बजट में जो आज तरमीम करके पीटीआई लेके आई है वही लोग जो आज से 4 माह पहले उन तरमीम के हक में बात कर रहे थे, कल उसके खिलाफ बात कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि मेरिट पे तो ब्यूरोक्रेसी आपकी काम नहीं कर रही। और एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये हो कि जो सियासी लीडरशिप ने एक नई पॉलिसी देनी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, वो मिसिंग है। अब आगे होगा क्या? आईएमएफ की टीम आज पाकिस्तान में मुज़ाकरा शुरू कर रही है हुकूमत पाकिस्तान। काजी नदीम इकबाल साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, माफ़ कीजिएगा। अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी 26 दिन जो हो चुके हैं सूबाई हुकूमत को बने हुए, और पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी, वज़रा, हुकूमत, इनके दरमियान कोई हम आहंगी नहीं हो पा रही है। अफसर अपनी जगह परेशान हैं और वज़रा जो हैं उनकी तशवीश अपनी जगह है कि उनको उनके मुताबिक ऑफिसर्स नहीं मिल रहे। काजी साहब, वजह क्या है? एक टेबल पर ऑफिसर्स और ये हुकूमती लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? देखें बासी साहब, पीटीआई की हुकूमत का मसला जो बुनियादी है वो ये है कि ये ना तजर्बाकार लोग हैं और इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही इन्होंने काम कैसे लेना है।
इमरान खान साहब ने जब पहला खिताब किया था सिविल ब्यूरोक्रेसी से इस्लामाबाद में, उस सिविल ब्यूरोक्रेट्स का ख्याल था कि हम डिलीवर करना चाहेंगे और डिलीवर करेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब ने यहाँ पे भी खिताब किया, लेकिन मसला कल एक सूबाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम सूबाई निज़ामी सेक्रेटरी शामिल हुए और वो कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी। उस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था कि सिविल रिफॉर्म्स करनी है, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में शरीक लोग जब कॉन्फ्रेंस से बाहर निकले और हमारी उन बेशतर से बात हुई तो उनका कहना ये था कि बामी तालमेल नहीं हो रहा। हमने पूछा इसकी वजह क्या है, वो कहते हैं जी वजह यह है सबसे पहले कि अदम तोफ़ुज़ का शिकार हैं हम। जब PTI की हुकूमत आई थी, इन्होंने कहा था कि हम जो लोग डिलीवर करने वाले हैं उनको साथ लेके चलेंगे, उनकी टीम बनाएंगे और उन्हीं से हम काम लेंगे। लेकिन जिस दिन ये उन्होंने पॉलिसी अनाउंस की थी, उससे अगले दिन 10 बंदे सीनियर बंदे यहाँ से तब्दील कर दिए। अब सूरत हाल ये है कि मासवाए वज़ीर कानून के, बल्दियात के और ख़जाना के, सेहत के, बाकी और हाउसिंग के, बाकी कोई वज़ीर ऐसा नहीं है जिसने अपने सेक्रेटरी को लाइन ऑफ एक्शन दी हो कि तुमने इस हिसाब से काम करना है और इस सतह पे स्पीड पे चलना है। ब्यूरोक्रेट्स का कहना है कि 100 दिनों की कारकर्दगी की बात तो करते हैं लेकिन हमें वे ऑफ एक्शन तो दें। कल हमारी जब बात हुई सिविल ब्यूरोक्रेट से तो उनका कहना ये था कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो वज़ीर आला हाउस है उसकी पॉलिसी तब्दील हो जाती है। जैसे पहले उनके एक सेक्रेटरी थे कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा, जब वो काम करना शुरू हुए उनका लाइजोन बना, उनको तब्दील करके रहील सिद्दीकी साहब को ले आए। ठीक है, ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है, वो करें, लेकिन ये तो बताएं हमने 100 दिनों में जो डिलीवर करना है वो हमने किस नहज पे करना है, किस रूट्स पे करना है। चीफ सेक्रेटरी जो टीम बनाना चाहते थे उसमें वो सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर कैप्टन शेर आलम मसूद को लगाना चाहते थे। इन हालात में जबकि CM हाउस और CS एक पेज पे नहीं है तो इनकी टीम कैसे बनेगी, इनके बामी तफज़ात कैसे ख़त्म होंगे और ये आगे कैसे चलेंगे। कल एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट ने मुझे बताया कि हम इमरान खान के कहने पे काम करना चाहते हैं, हमारे में कोई ग्रुपिंग नहीं है, हम डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन हमसे डिलीवर करने वाला कोई हो तो सही, हमें कोई लाइन ऑफ एक्शन दे तो सही, हमें कोई बताए तो सही हमने क्या करना है। देखें, इस वक्त होम डिपार्टमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, मैं जो सेक्रेटरी खजाना है उनके पास पैसा नहीं है। ये बजट तरक्याती बजट बनाना जा रहे हैं आने वाले दिनों चंद माह का 400 अरब रुपये का, लेकिन 400 अरब रुपया इनके पास कैश इन हैंड नहीं है। जब कैश इन हैंड नहीं होगा तो ये बजट कैसे बनाएंगे। ब्यूरोक्रेसी के मामलात में कोई ऐसा नबील गुज्जर साहब की कोई दखल अंदाजी तो दिखाई नहीं देती आपको? नहीं, इस तरह की देखें जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स है ना, जो ग्रेड 21, 22 और 20 के यहाँ पे मौजूद हैं, वो बड़े सीजनड अफसर हैं। मौजूदा हुकूमत में एक चीज़ बड़ी अच्छी है, ये बात सुनते हैं और उसके बाद आर्गूमेंट्स करते हैं, लेकिन वज़ीर आला पंजाब को पॉलिसी नहीं दे पा रहे। अब देखें ना, पिछले 22 दिनों से तरक्याती बजट फाइनल नहीं हो पा रहा। काजी साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला साहब नहीं दे पा रहे, PTI की ना तजुर्बाकारी है और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग उनके नवाजे हुए ब्यूरोक्रेट्स की बहुत बड़ी लॉबी है और उनकी कारीगरी भी अपनी जगह है। तो आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर PTI को गवर्नेंस बेहतर करने के लिए दिन रात काम करना होगा और कोई लाइन ऑफ एक्शन देना होगा इन ऑफिसर्स को। एक और इंतहाई अहम मामला जाली अकाउंट्स केस, और अब FIA की जानिब से एक लॉ फर्म की खिदमात हासिल करने का फैसला कर लिया गया है और इसको भारी भरकम रकम भी अदा की जाएगी। भट्टी साहब, ये कितने पैसे दिए जाएंगे, काम ये क्या करेगी, और जो अपनी लीगल टीम है FIA की, क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो इस प्रोसिक्यूशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकें? फैसल, देखिए, जाली अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। FIA उसकी इंक्वायरी कर रही है और कहा यह जा रहा है कि FIA की जानिब से तहरीरी तौर पर यह बात की गई है कि उन्होंने अब इस स्कैंडल को मजीद इसकी तह तक पहुँचने के लिए और जो जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन तक पहुँचने के लिए हज़ारों बैंक अकाउंट्स का उन्होंने जायज़ा लेना है। इस वक्त 2 खतूत लिखे गए हैं वजारत दाखिला को FIA की जानिब से। इन दोनों खतूत की कॉपी हमें मौसूल हुई है। पहला खत जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी कि 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर GIT कायम की गई और GIT चूँकि कराची में बैठकर काम कर रही है और हमने बहुत वसी पैमाने के ऊपर इस मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल को और जाली बैंक अकाउंट्स के मामले को हमने इसकी खोज लगानी है, तो हमारे पास जो फंड्स हैं वो नाकाफ़ी हैं। और उसके साथ एक सबसे बड़ा मसला ये दरपेश आ रहा है कि GIT ने बहुत से अफसरान और मुलाजमीन को FIA के हेडक्वार्टर से उनकी खिदमात हासिल की और उन तमाम अफसरान को और मुलाजमीन को कराची शिफ्ट किया गया है। इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि 5 सितंबर के बाद जब से GIT ने काम शुरू किया है, FIA के तमाम अफसरान और मुलाजमीन कराची में मुख्तलिफ होटल्स के अंदर उन्होंने स्टे किया हुआ है।
FIA हुकाम ने अपने ख़त के ज़रिए वजारत दाखिला को आगाह किया है कि उन FIA के अफसरान को होटल्स के किराया देने में मुश्किलात का सामना है और सिक्योरिटी के खदशात भी हैं, तो लिहाजा उनका वहाँ पे अकोमोडेशन तो हमने इंश्योर करनी है। और उन्होंने ये शायद उसके अंदर एक वजह बताई है कि होटल्स के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल में कराची के अंदर स्टेट गेस्ट हाउस भी है और दीगर भी ऐसी वहाँ पे सेफ उनकी अकोमोडेशन हो सकती थी जहाँ पर कोई ज़्यादा उनको अदायगी भी नहीं करना पड़नी थी। लेकिन इस वक्त FIA के अफसरान मुख्तलिफ होटल्स में क़याम पजीर हैं और उन्होंने FIA ने वजारत दाखिला को ख़त लिख के और वजारत ख़जाना को भी इस्तदा की है कि पहले आपसे 1 करोड़ रुपये हासिल किए गए थे GIT के अखराजात के लिए, मुख्तलिफ और अदायगियाँ भी करनी हैं, FIA के अफसरान के अखराजात भी हैं, तो आप फौरी तौर के ऊपर 2 करोड़ रुपये और जारी कर दें। ये एक इस्तदा की गई है वजारत दाखिला और वजारत ख़जाना को। जो दूसरा ख़त लिखा गया है वो भी बड़ा बहुत अहमियत का हामिल है। उसमें बताया गया है कि इस सारे मामले की जिसकी GIT इंक्वायरी कर रही है और अब तक FIA की टीम भी बहुत से अहम शवाहिद हासिल कर चुकी है। अब ये मामला प्रोसिक्यूशन की जानिब बढ़ रहा है और FIA ने जब केस को ट्रायल कोर्ट में जाना है, उसमें बैंकिंग कोर्ट हो, उसमें स्पेशल कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, उसमें जो अपेयर होंगे वो FIA की प्रोसिक्यूशन की टीम अपेयर नहीं होगी, बल्कि FIA चाहती है कि वो एक लॉ फर्म की खिदमात हासिल करें। बल्कि इसका फैसला हो चुका है, फर्म का इंतखाब भी कर लिया गया है। इस फर्म का नाम है SM मसूद एंड एसोसिएट्स लॉ फर्म। ये लाहौर की एक फर्म है जिसकी खिदमात हासिल की गई हैं। इनके वकला FIA के बिहाफ के ऊपर बैंकिंग कोर्ट में भी पेश होंगे, ट्रायल कोर्ट में भी पेश होंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा वहां पर भी पेश होंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी वजारत दाखिला के तवस्सुत से इस्तदा की गई है कि इस फर्म की खिदमात हासिल करने की इजाज़त दें और वजारत दाखिला से भी कहा गया है कि इस फर्म की खिदमात हासिल करने की इजाज़त दें, क्योंकि FIA के पास शायद वो समझते हैं कि इस पाए के प्रोसिक्यूटर्स मौजूद नहीं हैं जो अदालतों में जाके अपनी GIT की इस रिपोर्ट की या जिस सारे मामले की तहकीकात कर रहे हैं और मुल्ज़मान को सजाएं दिलवाने के लिए ये जो इन जाली अकाउंट्स खोले गए, इसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई, इसके अंदर उनको कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रोसिक्यूशन टीम अपना कोई मुअस्सर तरीके से किरदार अदा कर सके। शायद ये भी लगता है कि जिस तरीके के साथ नैब के प्रोसिक्यूशन ने हाई कोर्ट के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस सामने आई, शायद कुछ ये खदशात भी होंगे कि सरकारी जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उनके ऊपर रिलाय नहीं किया जा रहा। FIA हमेशा हाई प्रोफाइल केसेस को डील करती रही है, आइंदा दिनों में भी करना है। मेरे ख्याल के अंदर FIA की अपनी प्रोसिक्यूशन विंग का इतना मजबूत होना लाजिम है कि आप जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस आप टेकअप करें तो आपकी टीम की इतनी कैपेसिटी जरूर होनी चाहिए कि वो बैंकिंग कोर्ट हो, वो ट्रायल कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो उस केस के अंदर अपेयर होकर उसको डिफेंड कर सके, उसको कॉन्टेस्ट कर सके। जी, मैं यहाँ बैठ के क्या कहता रहा हूँ नैब के बारे में सर, मैं यही कहता रहा हूँ कि नैब की मॉनिटरिंग, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन बहुत वीक है। ये जो अदारा है इनकी ये 3 चीजें वीक होने की वजह से काम नहीं कर पाता। अगर कोई मॉनिटरिंग में पकड़ा जाए तो वो इन्वेस्टिगेशन में निकल जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा जाए तो प्रोसिक्यूशन में निकल जाता है, और प्रोसिक्यूशन जो है वो तो लास्ट जगह है। मतलब ये है कि जिसने वाकई जुर्म किया है वो प्रोसिक्यूशन की हद तक आएगा। इसका मतलब क्या है कि वहां डक्का लगाना चाहिए। वहां डक्का लगाने के 2 तरीके हैं, सीधा सीधा भट्टी साहब, ये सारी दुनिया में तयशुदा बातें हैं। नंबर 1, आपकी प्रोसिक्यूशन टेक्निकली स्ट्रांग होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी प्रोसिक्यूशन बिकनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली प्राइवेट जो लॉ फर्म होती है वो बिक सकती है, उसको खरीद सकता है मुल्जिम, उस पे आपकी फिर इंटेलिजेंस कैसे रहेगी? जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है कि कोई बंदा दूसरे को किस तरह मदद दे रहा है, वो आप पाकिस्तान में है ही। और उसके बाद एक पॉइंट, FIA की स्पेशलिटी है, सालों से आप मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करते चले आ रहे हैं, सबूत हासिल करना, कोर्ट में प्रेजेंट करना, FIA के पास एक्सपर्टीज मौजूद है। और उसके बाद बैंकिंग फ्रॉड के हवाले से भी FIA की सालों से एक्सपर्टीज है। बड़ी हैरानकुन बात है कि उनके प्रोसिक्यूशन इसको डिफेंड नहीं कर सकते कोर्ट में जाके। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, FIA की तहकीकात अपनी जगह, लेकिन ये नफी हो रही है कि उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने मौकफ को डिफेंड नहीं कर पा रही। एक ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामला पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर में हमें ज्वाइन किया है जवाद अवान साहब ने। जवाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जवाद साहब, पिछले दिनों खबर बहुत गर्दिश करती रही, सोशल मीडिया पे भी मुख्तलिफ अखबार भी लिखते रहे कि भारत का ये कहना है कि उनका एक जवान हलाक हुआ है और फिर उसके बाद उसकी लाश की बेहुरमती की भी बातें की जाती रहीं।
लेकिन आपने अंदर की कहानी का खोज लगा लिया है, हकायक क्या हैं, इस एहलकार को किसने मारा था और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा किसने किया? देखें, ये जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेड कांस्टेबल जिसका नाम नरेंद्र सिंह है, ये रामगढ़ सेक्टर जम्मू में हलाक किया और बीएसएफ के उसकी अपनी पोस्ट पे मौजूद जो उसके दीगर साथी थे उनमें से 3 साथियों ने उसको खुद हलाक किया। और हलाक करने की वजह थी कि उसने उनको कुछ गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया। 1 से ज़्यादा दफ़ा उसने उनको वार्न किया और उसके बाद उनकी शिकायत जो आला हुकाम करने के लिए उनको कहा, जिस पर उन्होंने उसको हलाक कर दिया और उन्होंने एक ड्रामा रचाया कि इसको पाकिस्तान के ऊपर जो है वो डाला जाए, जो एक आसान तरीका था उनका अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए। इस पर उन्होंने, क्योंकि वो एक आउटपोस्ट थी, आउटपोस्ट से उन्होंने अपने अफसरान को उसकी इतला की कि हमारा ये जो बंदा है, एक जवान जो है हेड कांस्टेबल जो है वो लापता है, वो किसी रैकी पेट्रोल पे था, जिसके बाद वो अभी तक मिल नहीं रहा। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हुकाम को इतला की कि वो ज़ीरो लाइन के करीब एक सर्च पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, एक अपने बंदे को, एक जवान को तलाश करने के लिए, जिस पर पाकिस्तान ने अपनी इमदाद की भी ऑफ़र की। इंसानी हमदर्दी बुनियादों के ऊपर ऐसा हो जाया करता है बॉर्डर्स के ऊपर। तो उस सर्च पार्टी जिस टाइम उसके बाकी 3 साथी और दीगर जो लोग थे, उन्होंने जिस टाइम उस सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया तो उन्होंने ज़ीरो लाइन के करीब आके पाकिस्तानी पोस्ट पे फायर किया, जिस पे जवाबी फायर भी किया गया। इसके फ़ौरन बाद ही जो है वो एक ख़बर जो है कुछ देर बाद चलनी शुरू हो गई कि भारतीय मीडिया के ऊपर कि एक बीएसएफ का जवान है जो लापता हुआ था और उसको पाकिस्तान ने उस पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उसको कत्ल कर दिया और ज़ीरो लाइन पे उनकी जो सर्च पार्टी है उस पर फायर भी किया जो उसकी तलाश में थी, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। जिस वक्त ये इतला इधर आउटपोस्ट से अफसरान से लेकर उसकी हलाकत की, असल जो उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की, वो जब न्यू दिल्ली पहुँची तो न्यू दिल्ली में मोदी सरकार ने उसको आइंदा इलेक्शन में अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल करने के लिए और जो मुज़ाकरात की एक ऑफ़र जो है की थी पाकिस्तान ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का जो इजलास था, उससे उन्होंने एक रिवर्स लगाने के लिए इसको एक एज एन अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करते हुए वो सारी इंक्वायरी जो थी लोकल उसको हशप किया और उनकी आर्मी चीफ़ ने एक बयान दे दिया कि ये पाकिस्तान ने हमारे साथ ये जुल्म किया और ये बंदा जो मारा है हमारा और बेदर्दी से जो है कत्ल किया है, और उसने एक वार्निंग दी कि जी हम पाकिस्तान पे जो है वो किसी वक्त भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं, और ये सारी इंस्ट्रक्शन उनको वहाँ से मिली थी। इस वाक़े की इतला जब दिल्ली पहुँची है तो दिल्ली से उन्होंने रॉ की और उनकी जो भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसकी एक टीम जो है, 2 टीम्स एक से ज़्यादा जो उनका एक कम्बिनेशन था, उसको उन्होंने इस आउटपोस्ट पर रवाना किया, जिन्होंने उनको जाके डीब्रीफिंग के दौरान जो उसके टोटल इस पोस्ट में बता दें 8 लोग थे, जिसमें 3 मुलव्वस थे उसकी हलाकत में, नरेंद्र सिंह जो उनका अपना साथी था, हेड कांस्टेबल था बीएसएफ का, और 4 दीगर जो लोग थे उनको कुछ इसकी भिनक थी और उन्होंने कहा कि हम आला हुकाम को इसकी इतला करेंगे कि ये एक फिशी मैटर है, ये ऐसे नहीं है जैसे दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने हलाक किया। तो उस पर वो रॉ की और आईबी की जो टीम है उन्होंने उन 4 लोगों को ये वार्न किया कि अगर आपने आला हुकाम से असल हकायक के बारे में अगर कोई आपने बात की तो हम आपको मकबूजा कश्मीर में पोस्ट करा के किसी स्टेज ऑपरेशन में वहाँ पे आपको हलाक करवा देंगे, और वहाँ पे ये कहना कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ पे ऑपरेशन जो है मुजाहिदीन के साथ जो है चलते रहते हैं। तो इसमें ये देखिए कि उन्होंने क्या किया, और पाकिस्तान जो है उसने एक अपनी मदद की जो है ऑफ़र भी की, और उन्होंने एक अपनी अपॉर्चुनिटी में वाक़े को इस्तेमाल करने के लिए सारा मामला जो है पाकिस्तान पर डाल दिया। इसमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में इसी से जुड़े जो पाकिस्तान को धमकियाँ दी हैं भारत ने, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा आगाह करता चलूँ कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं इस किस्म की किसी भी इनकर्जन जो है पॉसिबल इनकर्जन जिसका इम्कान बहुत कम है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत किसी इनकर्जन की कोशिश करेगा। इंटरनेशनल बॉर्डर को या लाइन ऑफ कंट्रोल को जहाँ पे ज़्यादा इसका इम्कान है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो कोई ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर सकता है, या महदूद जंग जो है एक सियासी ड्रामे के लिए आइंदा इलेक्शन की लॉन्च कर सकता है, वहाँ पे इनकर्जन की कोशिश नहीं करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक्स के उनके आर्मी चीफ ने अभी 2-3 रोज़ पहले कहा है, हमने एक ख़बर में एक दिन पहले उसको रिपोर्ट किया था जो हमारे सिक्योरिटी सराय ने हमें बताया था कि भारत जो है वो क्या क्या जो चीज़ें वो अंडरटेक कर सकता है। उसमें एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा भी था, उसमें ड्रोन्स इस्तेमाल करने की भी बात थी, या उनका जो हैवी लॉन्ग रेंज जो उनकी आर्टिलरी है उनको हमारी पोस्टों पे हैवी फायर करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ वो हमें मल्टी जो है वो उसमें फ्रंट्स के ऊपर एंगेज करने के लिए अफ़गानिस्तान से जो उसके जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको बलूचिस्तान और KPK के एरिया में एक्टिव कर सकता है, लेकिन उसका भी ज़्यादा फोकस जो है
वो बॉर्डर के ऊपर होगा, पाक अफगान बॉर्डर पे हमारी फोर्सेस को जो है प्रेस करने की, प्रेशराइज करने जवाब साहब, के लिए। अपनी भारतीय साजिश को तो बेनकाब कर दिया, लेकिन इस किस्म के प्रोपेगंडे में या साजिशों के अंदर जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर एक दुश्मन मुल्क करे तो क्या इस किस्म की साजिश को की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने का कोई तरीक़ेकार मौजूद है? देखें, वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन अगर हम उनको ऑफ़र भी करेंगे तो वो उसको उस पर वो आएंगे नहीं। आपको याद है पठानकोट के वाक़े पे उन्होंने कितना वावेला किया था, और जहाँ से उन्होंने इनकर्जन का इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ से वो सो कॉल्ड कोई लोग जो हैं वो दाखिल हुए हैं जिन्होंने वो उस दहशतगर्दी के ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, नॉन स्टेट एक्टर्स जो भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। वहाँ पे फेंस थी, वहाँ पे लेज़र गाइडेड गन्स थी जो हमारे इंटेलिजेंस की इतलात थी, और हमें वो एरिया दिखाया ही नहीं गया, हमें उस एरिया तक एक्सेस ही नहीं दी गई। तो उनके साथ आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का अगर कोई मैकेनिज्म हो भी, और अगर हम कोई ऑफ़र करें भी, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहे, तो वो उसकी तरफ वो आते नहीं है। अभी उन्होंने इसी वाक़े को देखेंगे कैसा स्टेज किया है, क्योंकि अब सियासी गहमा गहमी भारत में उरूज पर होगी। तो आप अफगान प्रॉक्सी की बात कर रहे हैं, तो भारत के अब मशरकी और मगरबी सरहदें दोनों जगहों पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान? जी, बिल्कुल वो ऐसा कर सकता है। उसमें मशरक, क्योंकि हम खासा एंगेज हैं, मगरब में भी एंगेज हैं, अभी तक एंगेज हैं। हम जो रेजिडुअल जो एलिमेंट है रद्दुल फसाद के ज़रिए हम उसको क्लियर कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में है, मगरब में भी हम फोकस कर रहे हैं, मशरक में तो हम एंगेज हैं ही। लेकिन मशरक में अगर आप कहें कि लाहौर या जो दीगर हमारे अब बड़े सेटल्ड जो फ्रंट्स हैं, यहाँ पे क्योंकि सरप्राइज़ एलिमेंट का सरप्राइज़ कोई नहीं है। वो इवन जो हमारी बात हुई थी सिक्योरिटी के इस्टेब्लिशमेंट जो ज़राए हैं, उन्होंने कहा है कि सरप्राइज़ का एलिमेंट जो है वो LOC पे भी मौजूद नहीं है। तो जहाँ पे सरप्राइज़ का एलिमेंट ना हो, फोर्सेस तैयार बैठी हों आमने सामने, तो वहाँ जो ऑफेंस करने वाली फ़ोर्स होती है, यानी जो हमलावर फोर्स है, उसकी कैजुअलिटीज़ का रेट जो है 60 to 70% होता है। तो इसमें इस किस्म का इम्कान नहीं है। उनकी एडवेंचर जो है वो बॉर्डर के उधर ही रहेगी, लेकिन वो हमें दूसरे फ्रंट्स पे भी एंगेज करेंगे। इंतहाई अहम मामला है। बलूचिस्तान से ये खबर है, पिछली गवर्नमेंट ने तकरीबन 200 के करीब मंसूबे हैं अरबों रुपए के जो मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन उनकी अदायगियाँ मुकम्मल तौर पे कर दी गई हैं। किफ़ायत अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत, बताइएगा, मंसूबे अधूरे पैसे पूरे, ये किसने दे दिए? जी बिल्कुल फैसल, ऐसा है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ था, और इस इजलास के अंदर जो है वो हैरानकुन तौर पर ये इंकिशाफात हुए कि जो साबका दौर में जो तरक्याती मंसूबे थे उनमें बेपनाह करप्शन और जो इसके अलावा जो फंड्स की जो लेन देन के मामला थे उसमें बहुत जो है वो बेज़ाब्तियाँ जो है वो देखने में आई थी। इससे पहले भी हम ये खबर ब्रेक कर चुके हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो 6 डिवीजन में जो तरक्याती काम है उनके चेक एंड बैलेंस के लिए जो है वो एक कमेटी तश्कील दे दी गई थी, जो कि 3 रुकनी कमेटी थी, जो कि हर जिले में जिसका ये काम था कि वो तमाम तर तरक्याती मंसूबों के जो साइट्स हैं उनका विजिट करेगी, उसके हवाले से जो अदायगियां हैं उनके हवाले से चेक एंड बैलेंस रखेगी, और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट, मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान को जो है वो दी जाएगी। इस इजलास में भी यही हुआ कि जो रिपोर्ट पेश की गई थी वज़ीर आला बलूचिस्तान को, उसमें ये हैरानकुन तौर पर ये बातें सामने आई कि तकरीबन 200 के करीब तरक्याती मंसूबे थे कि जिनकी तमाम तर जो रकम थी वो ठेकेदारों को जो है वो मुत्तलिका ठेकेदारों को जो दे दी गई थी। तकरीबन 100% अदायगियां उसमें हो गई थी, लेकिन काम जो था वो अभी तक 25% तक काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ था। इसमें यकीनी तौर पर जो है जो मुत्तलिका महकमों के जो वज़रा हैं उनके, और इसके अलावा जो सेक्रेटरीज और जो ब्यूरोक्रेट्स, जो एक बहुत बड़ा मसला बलूचिस्तान का हमेशा से रहा करप्शन के हवाले से, तरक्याती मंसूबों में ताखीर के हवाले से, वो जो है वो सामने आए। इस हवाले से वीडियो क्लिप्स भी पेश किए गए उन तमाम तरक्याती मंसूबों के कि जहां पर ताखीर हुई, और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ये सख्ती से हिदायत थी कि ना सिर्फ उन वज़रा के खिलाफ बल्कि उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ और उन ठेकेदारों के खिलाफ कि जो 100% अदायगियां लेने के बावजूद भी जो है वो अपना काम सही मानों में जो है वो नहीं कर सके, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से ये हिदायत जारी की गई, और जो सूबाई वज़रा उस काबीना के इजलास में शरीक थे उनकी जानिब से भी ये इत्तफाक किया गया कि जो तमाम तर अनासिर इसमें मुलविस होंगे उनको जो है वो फौरी तौर पर उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ
जिन मंसूबों की बात हो रही है वो तकरीबन 200 के करीब जो साबका दौरे हुकूमत था उसके मंसूबे थे, जिनमें तालीम, सेहत, महकमा आबपाशी और जो दीगर महकमे थे उनकी हवाले से जो है वो ये रिपोर्ट पेश की गई और इसमें ये बताया गया कि तकरीबन 80% मंसूबे ऐसे हैं कि जिन पर सिरे से काम का आगाज ही नहीं हुआ। नैब जो है वो भी अपना किरदार अदा करे और उन महकमों में कि जहां पर करप्शन की गई, चाहे वो किसी भी पैमाने पर हो, ठेकेदारी के निजाम के हवाले से हो, उन फाइलों को आगे पहुंचाने के हवाले से अगर कहीं पर करप्शन का आंसर जो है वो सामने आता है तो उनको फौरी तौर पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उन तमाम तर मंसूबों को कि जिनमें ताखीर की गई है उन मंसूबों पे अब जो है वो रकम की तफसील जो है वो नहीं की जाएगी। जिन मंसूबों का जिक्र जो है वो पिछले दौरे हुकूमत में जो है वो बहुत ज्यादा किया जाता रहा, जिसमें 100 छोटे डैम्स बनाए जाने थे, इसके अलावा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज्यादा रकम जो है वो दी गई पिछले दौरे हुकूमत में, उसमें हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो है बहुत संगीन जुर्म है। सूबाई काबीना के सामने इंकशाफ तो हो गया और उन्होंने ये कह दिया कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस बात का इंतजार किया जा रहा है? अगर सूबाई काबीना में इस बात का इंकशाफ हो चुका है कि ये मंसूबे जो मुकम्मल नहीं हुए थे, 100% अदायगियां हो चुकी, अरबों रुपए के मंसूबे हैं, तो अभी तक ये फैसला क्यों नहीं किया गया कि नैब इसकी इंक्वायरी करेगा या नैब को ये मामला रेफर क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, हमारे जब बात हुई कल कुछ सूबाई वुज़रा से जो कि काबीना इजलास में मौजूद थे, उनका ये कहना था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस पर सख्ती से हिदायत जारी की कि तमाम तर जो ये मंसूबे हैं इनको एक दफा फिर जो है वो इनको फाइल की शक्ल देकर और जो है वो नैब को भी अरसाल किया जाएगा और जिन महकमों में जहां पर हम देखते हैं कि सूबाई लेवल से जो है वो कुछ कोताहियां हैं, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हमने बात की, तो उनका ये कहना था कि उन सूबा जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। इससे कबल इसी हवाले से जो है वो ये एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी जिसका काम यही था कि जो तमाम तरक्याती मंसूबे थे जिनमें ये बारहा शिकायत मौसूल हो रही थी कि उन तरक्याती मंसूबों पर एक तो काम का आगाज नहीं किया गया, काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है, अदायगियां मुकम्मल तौर पर हो चुकी है लेकिन काम नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब ये था कि वहां पर मटीरियल इस्तेमाल किया कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन ये है कि काबीना ने ये तो पॉइंट आउट कर लिया, लेकिन इनका एहतसाब कैसे होगा? ये अवाम का पैसा, 200 से ज्यादा अनसाउंड प्रोजेक्ट्स, और पैसे गए कहाँ? मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए। अगली खबर है जी, होती साहब आप बता रहे हैं कि आदाद शुमार का नया स्कैंडल सामने आ गया। 2013 में 1800 अरब रुपए महसूलात FBR जाहिर कर रहा था, अब वो 3700 अरब रुपए कर रहा, 3800 अरब रुपए कर रहा है। ये 2000 अरब रुपए, ये इजाफा कैसे हो गया? FBR कहता क्या है इसको लेके? ये इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर वो काम करना चाहते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल ये जो अभी एशियाई तरक्याती बैंक की हमने रिपोर्ट पेश की, उन्होंने कहा कि आपकी तरक्की की रफ्तार कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। उसके साथ साथ उनको ये कहना चाहिए था, वो हमारे मामलात में इंटरफेयर नहीं करते, कि आपके यहाँ जनाब करप्शन बढ़ गई है। दूसरा ये है कि लोगों ने टैक्स देना छोड़ दिया है, उसके बावजूद टैक्स किस तरह बढ़ गया? उसकी वजह है कि वकील की फीस बढ़ गई। जब ये एडवांस टैक्स ले लेते हैं और फिर बाद में रिफंड नहीं देते, एडवांस टैक्स पिछले 5 साल में 70% बढ़ गया है। जो विदहोल्डिंग के जरिए एडवांस टैक्स ये ले रहे हैं, इनकम टैक्स में भी और सेल्स टैक्स में भी और कस्टम में भी, ये सारा 3 गुना बढ़ गया है। जब ये बढ़ गया है तो इसकी जो रिफंड है उसकी भत्ता भी 100 गुना बढ़ गया। अगर वो आपने लेना है महकमे से तो या महकमे को भत्ता दें या आप एडजुडिकेशन में जाएं। एडजुडिकेशन में जाएंगे आपको तो वकील की फीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ से अगर आप फेल हो गए तो आपने ट्रिब्यूनल में जाना है तो उसकी फीस और ज़्यादा है, वहाँ फेल हो गए तो आपने हाई कोर्ट में जाना है तो वहाँ तो फिर बातें ही और हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है पिछले 10 साल से रिफंड का केस कोई नहीं जा रहा। क्यों? 1000 इन्होंने रिफंड रोका है। मैं ये वैसे 1300, कल कमेटी में ये कह रहे थे लोग कि आपके पास 1300 अरब रुपया लोगों का पड़ा हुआ है, हो सकता है ज्यादा हो, मैं 1000 कर लेता हूँ, चलो सही, 1000 रुपये रिफंड पड़ा हुआ है। और इन्होंने क्या किया है कि तकरीबन 1200 अरब रुपए एडवांस टैक्स बढ़ाया है और जो जमा होता जा रहा है उसमें से 2%, 3% भत्ते के जरिए दिए जा रहा है। और कल कमेटी में यह भी कहा गया कि जनाब आपने ये हरकत की है कि कुछ हाजी लोग हैं, हाजी कल्चर एक है, कि उन साहब को भेजो FBR, वो भत्ता तय करेगा, आपको रिफंड मिलेगा जी। अब हुआ क्या है कि ये जो वकील की फीस बढ़ गई है और ये जो रिफंड नहीं मिलता, इसकी वजह से लिक्विडिटी डाउन हो गई है। लिक्विडिटी डाउन का मतलब है कि सरमायाकार जो है उसके पैसे फंस गए। पाकिस्तान में सरमायाकारी कम हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट बिल्कुल सही है कि आपकी तरक्की की रफ्तार स्लो हो गई है। तरक्की बढ़ती किससे है कि आप विजिलेंट रहें, आपके पैसे कहीं ना फंसे। तो जब FBR पहले ही आपके पैसे फंसा रहा है
तो आप सरमायाकारी कम कर देंगे। जब आप सरमायाकारी कम करेंगे, तरक्की रफ्तार कम होगी, तरक्की की रफ्तार कम होगी तो आपके एक्सपोर्ट्स कम होगी, एक्सपोर्ट्स कम होगी तो आपको डॉलर कम मिलेगा। ये जो कल्चर है सारा एफबीआर ने फैलाया 2200 अरब रुपए के लिए, पूरे पाकिस्तान की मईशत को बिठा के रख दिया। अब क्या पाकिस्तान में और भी ऐसे कोई जरिए हैं जिससे तरक्की बैठी है? हाँ, वो है टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी इंडक्ट नहीं हुई। टेक्नोलॉजी तब इंडक्ट होगी जब सरमायाकार के पास पैसा होगा। आपने उसका पैसा दबा लिया है, वो कोर्ट में भी नहीं आ सकता और भत्ता भी आप मांगते हैं। तो मसला ये बन गया है, अब विद होल्डिंग टैक्स को इमरान खान को रिव्यू करना चाहिए। वो कहता है कि मैंने 4000 से 8000 अरब करना है, नहीं कर सकता। तरीका यही करप्शन है, उसके जरिए करेगा। ठीक, लिहाजा अब उसको करना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। ये जरूर बताएगा एडवाइजर हमाद साहब, वो इन तमाम अमूर से बखूबी वाकफियत रखते हैं। क्या आपको उम्मीद है कोई इन मामलात को, जो खराबियां जिनकी निशानदही आपने की है, वो उसको जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि ताजरों को जो उनकी रकम होल्ड की जाती है, रिफंड नहीं किया जाते, वो मसले मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सके? जी नहीं, अब एक टर्म आ चुकी है दुनिया में, प्रॉब्लम्स बिगर देन एडवाइजर्स। ये टर्म आ चुकी है कि कुछ ममालिक में जहां फंस चुका है करप्शन और इस तरीके से रेवेन्यू बढ़ाना और खर्चा बढ़ाना स्टेट का, उसमें उन स्टेट्स में अब कोई एडवाइजर काम नहीं कर सकता। उसमें सिर्फ एक ही तरीका है काम करने का कि आप 2-4 सेक्टर पकड़ें, उनमें टेक्नोलॉजी इंडक्ट करें, जो तरक्याती आपका जो मंसूबे हैं PSDP, उसका बजट जो है तरक्याती बजट, वो उसमें डालें, उसकी स्पीड तेज करें, मॉनिटरिंग करें ताकि टेक्नोलॉजी आए, तरक्की हो, और इस कल्चर को खत्म करें ग्रेजुअली। और ये ना कहें कि हमने 4000 अरब से 8000 पर करना है, उसका तरीकाकार तो ये गंदा तरीकाकार है, इसको रोकें, वरना पाकिस्तान में तबाही मजीद फैलेगी। ठीक है होती साहब, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इमरान खान साहब को भी उनका हदफ एफबीआर अपने रिवायती तरीके से पूरा करके दिखा देगा और अंदर वही यही करेगा, टेम्परेरी पैसे पार किए जाएंगे? खैर भट्टी साहब, आपकी जानिब बातें, अगली स्टोरी की जानिब जाने से पहले हमने प्रोग्राम में मामला उठाया था रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग लीज आउट करने का। उस पर मुताल्लिका जो वजारत है, वजारत इत्तलात और नशरियात, अब उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिए, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। इससे मुतालिक भी कमेंट कीजिए। और आज एक तारीखी दिन भी है कि पाकिस्तान और रूस एक नए गैस मुआहदे पर की यादाश्त पर दस्तखत कर रहे हैं। इस मुआहदे की तफसीलात क्या हैं? फैसल, ये जमहूरी हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है कि अवाम ने एहतजाज किया और गलत डायरेक्शन में जा रहे थे फवाद चौधरी साहब, और शायद उन्होंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया और उन्होंने अपने इस फैसले को वापस ले लिया है। डायरेक्टिव इशू कर दिया गया है कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को लीज पर नहीं दिया जाएगा। मामला अगला ये है कि पाकिस्तान को तवानाई के बहरान का सामना है। हम मुख्तलिफ ज़राए से अपनी तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान हमने सारा इन्हिसार दरामदी LNG के ऊपर मुंतकिल किया, और इस अरसे के दौरान रशिया के साथ हमारी बातचीत हुई, चूँकि रशिया के पास सेंट्रल एशियन स्टेट में और ईरान में कुछ फील्ड्स उन्होंने एक्वायर की हैं जहाँ से वो गैस पाकिस्तान को और भारत को फ़रोख्त करना चाहते हैं। इस हवाले से बातचीत हुई थी। मई 2018 के अंदर एक MOU तय पाना था, ताहम कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर यह मामला तखीर का शिकार हो गया था। ताहम इस वक्त पेट्रोलियम डिवीज़न की टीम MD इंटरस्टेट गैस सिस्टम मुबीन सौलत, एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न, वो मॉस्को पहुँच चुके हैं। आज रशिया के साथ दरामदी गैस की दरामद के हवाले से और पाइपलाइन की तमीर के हवाले से मुफाहमती इजादात के ऊपर दस्तखत होगा। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक होती साहब की $10 अरब से ज़ायद का मनसूबा है कि वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मनसूबा जो 1-2 दहाइयों से पेंडिंग है, नहीं हो पा रहा मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर, उसी पैटर्न के ऊपर रशियन कंपनी गैसप्रोम उसने अपनी वो फिजिबिलिटी स्टडी करेगी सेंट्रल एशियन स्टेट से, और ईरान में जो गैस फील्ड उनके पास हैं वो पाकिस्तान में समंदर के रास्ते पाकिस्तान को गैस फरोख्त करने के ख्वाहिशमंद हैं। इब्तदाई तौर के ऊपर 50 करोड़ क्यूबिक फीट से लेकर 1 अरब क्यूबिक फीट गैस फराहम करने की प्लान है ज़ेरे गौर। उसके बाद रशिया भारत को भी गैस फराहम करना चाहता है। मनसूबा ये बहुत अच्छा है चूँकि इब्तदाई तौर के ऊपर जो वर्किंग की गई है कि ये दरामदी गैस जो रशिया पाकिस्तान को फरोख्त कर सकता है ईरान की फील्ड से और रशियन सेंट्रल एशियन स्टेट से। अगर अमरीकी पाबंदियाँ इसके दरमियान में इसके राह में आड़े ना आई तो पाकिस्तान को जो LNG इंपोर्ट कर रहे हैं हम कतर से या आलमी कंपनियों से, उसके मुकाबले में ये गैस इंतहाई सस्ती होगी। और स्पेशली जब हम CPEC के अंदर इकोनॉमिक जोन बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर हमने मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सनतों को मराद देनी है। उस इंडस्ट्री को चाइनीज़ हो या पाकिस्तानी, उस जोन के अंदर इंडस्ट्रीज लगाएं। गैस आपकी बुनियादी जरूरत है। शॉर्टली मुआहदे की टर्म्स एंड कंडीशंस हमने देखा कि हम पिछले मुआहदों में हमेशा वीक ग्राउंड्स पे रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें इनिशियल स्टेज के ऊपर ये तो अभी एक इनिशियल फिजिबिलिटी होगी। मंसूबा के फिजिबिलिटी होने के बाद जो बेसिक पॉइंट है, क्या ये गैस जिस वक्त पाकिस्तान LNG इंपोर्ट कर रहा है उससे सस्ती होगी या नहीं, ये कंफर्म है। जिस बात की इनिशियल डिस्कशन की गई है
ये गैस LNG के मुकाबले भी इंतहाई सस्ती होगी। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, इकराम होती साहब आपका, फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।